नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा आपने लास्ट जो क्लास जो रही थी उसमें अपने जनन विधियों के बारे में जनन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो क्लास जो है वो सामान्य है। जनन विधियाँ कौन कौन सी होती है, जिसमें पादपों के अंदर कौन कौन सी होती है और जो एनिमल्स होते हैं या जंतु होते हैं उनमें कौन कौन सी होती है, तो उनके बारे में आज अपन इस स्लाइड के अंदर आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है जनन एवं इसकी विधियाँ। ठीक है, रिप्रोडक्शन and their methods. Methods of reproduction. कौन कौन से जो मेथड जो है वो अपन देखेंगे इसमें कि कौन कौन से मेथड जो है जिससे द्वारा पादप जो होते हैं वो अपने जनन क्रिया करते हैं। ठीक है, जनन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है। जनन के द्वारा कोई भी जीवधारी अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई भी जीवधारी जो होता है वनस्पति हो अपने सदस्य उसके जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, जनन कहलाता है। ठीक है, अपने जैसे ही क्या करते हैं, संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जन्म देकर अपनी जाति में क्या करते हैं, संख्याओं में वृद्धि करते हैं, या अपनी जाति में क्या करते हैं, वो वृद्धि करेंगे। जन्म देने की इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, जनन बोला जाता है या रिप्रोडक्शन बोला जाता है। जनन का अर्थ जो है ये कि समान जो संतान होती है उनको उत्पन्न करना, अपने जैसे ही समान संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, और वो भी फिर आगे चल के क्या करती है, जनन की क्रिया करने में या जनन सक्षम होने चाहिए वो। ठीक है, यानी उसमें भी रिप्रोडक्शन की क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। जो संतानें बन रही है उनमें भी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो आगे चल के उस संतति का इस पृथ्वी पे अपना अस्तित्व जमाए रखे। फिर होता है जनन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, जनन का उद्देश्य से ये है कि माध्यम जनन के माध्यम से कोई भी जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। यानी वो जाति जो रहेगी वो यहाँ पे बनी हुई रहेगी, कभी विलुप्त नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा डायनासोर, तो डायनासोर में कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनमें जनन की क्रिया जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और कम होने के कारण धीरे धीरे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, जिसे उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जनन का दूसरा उद्देश्य है क्या, संख्या में वृद्धि करना, अपनी जाति को बनाए रखना। ठीक है, और तीसरा जो मेन जो होता है वो होता है विभिन्नता उत्पन्न करना। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विभिन्नता। ठीक है, और विभिन्नताओं के कारण ही क्या होता है, जीवों के अंदर विकास होता है। ठीक है, आज जो अपन देख रहे हैं, जो अपन ह्यूमन को देख रहे हैं, ठीक है, अब इनका जो विकास जो हुआ होगा वो किसी एक यूनिसेलुलर से हुआ होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते आते अपना निर्माण हुआ है। यानी विभिन्नता बहुत जरूरी है। विभिन्नताओं के कारण ही क्या होता है, जीवों का विकास होता है या उद्विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। जनन विधि द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना हुआ रहता है। अगर जनन, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। ठीक है, तो जहां पे जब मरेगा तो वो मरने से पहले अपने जैसे जीवों को क्या करके जाएगा, उत्पन्न करके जाता है। तो ये उद्देश्य होता है किसका, जनन का। पहली चीज जो है निरंतर सदैव बनी हुई रहती है। दूसरी चीज ये होती है कि समान संतान उत्पन्न करते हैं, अपने समान ही जीवों को उत्पन्न करते हैं और अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और तीसरा जो है कि विभिन्नता उत्पन्न होती है। देखो जनन के माध्यम से क्या आती है, विभिन्नता आती है। क्योंकि एक जो होता है वो जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर एक जो कुछ गैमेट जो होते हैं वो नर से आते हैं। ठीक है, और एक जो अंडा जो होता है वो मादा से होता है। ठीक है, तो उनमें से कुछ गैमेटों में से एक गैमेट जो होगा जो फर्टिलाइज करेगा तो उसके कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट, यानी दोनों के कैरेक्टर आएंगे, मेल के भी आते हैं और फीमेल के भी आते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या आती है, उनकी वजह से क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और विभिन्नताओं के कारण जैसे जैसे विभिन्नता बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो आने वाले टाइम के अंदर, और ठीक है कुछ सालों के बाद में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अपने जीव से बिल्कुल कैसा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा और एक नई जाति का क्या होता है, उद्भवन होता है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जो इवोल्यूशन या विकास का प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, बहुत स्लो होता है। इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट होने में या नए जीव के विकास में या नई जाति की उत्पत्ति में कई सारे साल लग जाते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है जनन के प्रकार। जनन को मोस्टली 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है कायिक जनन होता है, और दूसरा जो है अलैंगिक जनन है, और तीसरा जो है वो क्या है, लैंगिक जनन है। ठीक है, तो कायिक जनन कौन से में क्या होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है, और लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, कायिक जनन जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, यानी जो वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, यानी जो कायिक भाग होते हैं उनसे नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो वो कौन सा कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर जिसके अंदर सिंगल पेरेंट्स या अपन कह सकते हैं एकल जनक होते हैं, जनक जो होगा वो एकल होगा, एक ही होगा। ठीक है, और लैंगिक जनन के अंदर जो होते हैं उसके अंदर आप नर एवं मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों की जरूरत पड़ती है। यानी दोनों की जरूरत पड़ेगी किसके अंदर, लैंगिक जनन के अंदर, जिसमें नर की भी जरूरत पड़ती है और मादा की भी जरूरत पड़ती है। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, एकल जनक होता है। ठीक है, तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता, एक ही होता है वो। ठीक है, और वहां से फिर क्या होता है, उससे नई संतति का निर्माण होता है, जिसमें एकल ही हो उसमें अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसमें नर एवं मादा की जरूरत नहीं होती है। लैंगिक जनन में नर एवं मादा की दोनों की जरूरत होती है। कायिक में वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनसे अगर नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो पादपों के अंदर होता है कायिक जनन। ठीक है, वेजिटेटिव भाग, यानी जो सीड को छोड़ के दूसरे कोई पौधे के भाग जो है, अगर वो उससे नया पौधा बन रहा है तो वो कायिक जनन के अंदर आएगा, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो ये थी जनन एवं जनन के उद्देश्य और जनन के प्रकार। जनन के प्रकार 3 प्रकार के हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। नेक्स्ट है कायिक जनन। कायिक जनन देखो, पौधों के अंदर क्या होता है कि पौधे का निर्माण जो होता है वो बीज से होता है, सीड से होता है। सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके क्या बनाता है, वो 2 चीजें उसके अंदर होती है। एक तो होता है प्यूमिल जिसको बोलते हैं परांकुर, और दूसरा होता है भाग उसका होता है मूलांकुर जिसको रेडिकल बोला जाता है। ठीक है, परांकुर जो होता है उससे बनता है ऊपर वाला भाग, यानी जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अपन पर्रो, पर्रो या फिर बोला जाता है सूट। तो सूट भाग जो होता है वो किससे बनता है, परांकुर से बनता है। दूसरा होता है मूलांकुर। मूलांकुर सीड का वो भाग होता है जहां से रूट का निर्माण या जड़ का निर्माण होता है, वो कहलाता है मूलांकुर होता है। और उसके साथ साथ में एक और भाग होता है जिसको बोला जाता है कॉटिलिडॉन या बीज पत्र पाए जाते हैं। ये बीज पत्र क्या करते हैं, जो सीड जो होता है उसको जर्मिनेट करवाने में, उसको अंकुरित करवाने के अंदर जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए या उसको जो पोषण चाहिए, वो पोषण जो होता है वो उसी कॉटिलिडॉन, जिससे क्या बोला जाता है कॉटिलिडॉन या बीज पत्र बोला जाता है, वो उसको प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि सीड से जो बनते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर सीड के अलावा पौधे के कुछ भाग, सीड को छोड़ के अगर दूसरे किसी पौधे के भाग जो होते हैं, जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, इनसे अगर नया प्लांट बनता है तो वो जनन जो कहलाता है वो कौन सा जनन कहलाएगा, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो पौधे में जड़, तने, पत्ती द्वारा नए पौधे का जन्म दिया जाता है, तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं या वृद्धि जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सीड नहीं होता। ठीक है, बीज नहीं है, बीज के बिना, बीज के बिना अगर क्या बनता है, नया पौधा बनता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कायिक जनन कहा जाता है। नए पौधे, अब जो भी इससे नए पौधे बनेंगे उनकी आकार की बनावट, ठीक है, और उनकी आनुवंशिक रूप, उनके इनके अंदर जो क्या क्या की विशेषता होती है वो, ठीक है, वो अपने मात्र पौधे से बिल्कुल कैसी होगी, एज इट इज होगी या एकदम समान होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई विभिन्नता आने वाली नहीं है, क्योंकि उसी के कायिक भाग से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि इसके अंदर जो कोई भी विभिन्नता या नहीं आती है, जो मात्र जो पौधा होता है उसके समान ही संतति पौधे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसी के भाग से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे नर और मादा का संभव जो संगम जो है वो यहाँ पे, या गैमेटो का संगम जो हो रहा है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए विभिन्नता यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो पौधे के केवल कायिक भाग को जिसे उगाएंगे तो उससे जो बनेगा पौधा, जैसे लाल गुलाब आ रहे थे और लाल गुलाब को अगर डाली को काट के अपन उसकी उगाएंगे तो उस पे भी लाल गुलाबी आएंगे, यानी उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
इनके गुण मात्र पौधे के एकदम समान होते हैं, एज इट इज होते हैं। तो कायिक जनन से बनने वाले पौधे अपने मात्र पौधे के बिल्कुल एक समान या उसके जैसे ही होते हैं। मात्र पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक पर्वत कहते हैं। कायिक पर्वत, ठीक है। अब कायिक पर्वत जो है वो रूट हो सकता है, जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है। तो कायिक पर्वत के रूप में, ठीक है, जिससे पौधा बन रहा है नया पौधा, वो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है या पत्ती हो सकती है। तीनों में से कोई भी भाग हो सकते हैं। जड़ से भी नया पौधा बन सकता है, ठीक है, तने से भी बन सकता है और पत्ती से भी बन सकता है। वो अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, या अलग अलग उनमें क्या होती है, एबिलिटी पाई जाती है। सबसे पहला होता है कायिक जनन। कायिक जनन का पहला प्रकार जो होता है वो है प्राकृतिक कायिक जनन, जो सामान्य रूप से होते हैं, जिनको मनुष्य द्वारा करवाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, कायिक जनन प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, कायिक जनन वे स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक पर्वत अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। वो खुद ही क्या करेगा, जो कायिक कलिकाएं होती है जिसको कायिक पर्वत बोलते हैं, वो कलिका क्या करती है, उससे नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए इसको प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा है, जड़ों के द्वारा। सबसे पहला है जड़ों के द्वारा। तो जड़ों के द्वारा जो होता है, इसमें क्या होगा, पौधे की जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधे का जन्म देती है, तो उसे हम क्या करेंगे, जड़ों द्वारा होने वाले कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। जो जिससे जड़ से बनेगा नया पौधा, तो कौन सा जनन होगा, जड़ों द्वारा कायिक जनन होगा। इसके अंदर क्या आता है, एक तो परवल आती है, ठीक है, दूसरा आता है शकरकंद आता है, और तीसरा जो है वो सतवार के पौधे आते हैं जिसको एस्पेगिलस बोला जाता है, ठीक है। इनकी जड़ों से नया प्लांट जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखने, परवल है, ठीक है, दूसरा है शकरकंद है, और तीसरा जो है सतावर जो है एस्पेगिलस बोला जाता है, इसको प्लांट है, ठीक है। तो इनके रूट से क्या बन जाएगा, नया प्लांट बनता है। तो जड़ों के द्वारा नया प्लांट जो बनता है वो इनसे परवल, ठीक है, दूसरा जो होता है वो शकरकंद है, ठीक है, अभी आ रहा है, स्वीट पोटैटो भी बोला जाता है इसको, ठीक है, आइपोमिया बटाटास इसका नाम है। दूसरा है तने के द्वारा। तने से अगर कोई नया प्लांट बनता है तो वो कौन सा कहलाएगा, तने द्वारा कायिक जनन कहलाता है, जिसमें तना जो होता है वो नया पौधे के निर्माण करता है, जिसमें अदरक आती है, जिंजर आती है, हल्दी आती है, टर्मरिक आती है, आलू आता है, पोटैटो आता है। आलू एक तना है, याद रखना, आलू क्या है, एक तना है, ठीक है। आलू जो है, जो अपन खाते हैं, वो कौन सा भाग खाते हैं, तने वाला भाग खाते हैं, ठीक है। तो आलू एक क्या है, तना है। पत्ती के द्वारा होने वाला कायिक जनन, अगर पत्ती से कोई नया पौधा बन रहा है, ठीक है, तो उसको जो बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, जो पत्ती द्वारा कायिक जनन होने वाले को पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहा जाता है। इसमें जो एग्जांपल है वो बिगोनिया है। क्या है, बिगोनिया। बिगोनिया की जो पत्ती जो होती है, जब वो नीचे गिरती है तो क्या होगा, उसके ऊपर जब मिट्टी आती है तो उससे नया प्लांट ऑटोमेटिकली, इसके जो नोड्स जो होते हैं, ठीक है, पत्ती के जो नोड्स होंगे, जो मार्जिन होता है किनारे वाला, वहां पे पाए जाते हैं कलिकाएं, ठीक है, ये नोड्स की। तो यहां से नया प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है, ठीक है, यहां से नया प्लांट ग्रो करता है पत्थर चट्टा की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये पत्ती जो है, पत्तियों के द्वारा नया प्लांट बनता है, तो वो कौन सा आएगा, वो पत्ती द्वारा कायिक जनन है, जड़ों के द्वारा है और तने के द्वारा है। तो जड़ों के द्वारा में शकरकंद, परवल और सतावर है। पत्ती तनों के द्वारा है, इसमें अंदर अदरक है, टर्मरिक है, ठीक है, और पोटैटो है। और पत्तियों द्वारा है इसको बिगोनिया। बिगोनिया जो है उसमें क्या होता है, पत्तियों से नया प्लांट बनता है, ठीक है। तो ये थे कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब क्या है, ये प्राकृतिक रूप से, इनको किसने करवाया, प्रकृति ने, ऑटोमेटिकली ये होते, मनुष्य द्वारा करवाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर होता है कृत्रिम विधि द्वारा, जिसको बोलेंगे अपन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन, ठीक है। आर्टिफिशियल जो मनुष्य के द्वारा करवाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, अपने कृत्रिम कायिक जनन कहलाते हैं या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। पौधों के कायिक जनन में मनुष्य द्वारा, मेन इंपॉर्टेंट, कौन करवाता है इसको, मनुष्य द्वारा जो चीज होती है, ठीक है। तो विभिन्न तरीकों के से करवाया जाता है, अतः इस प्रकार के कायिक जनन को मनुष्य द्वारा करवाया जाता है, तो इसलिए किसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल कहा जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मेन यानी मेन जो होता है वो उसको करवाता है। पहला है कृत्रिम कायिक जनन की विधियां अलग अलग होती है। पहला है कलम लगाना। कलम मतलब काटना, ठीक है। कलम लगाना का मतलब होता है कि इसको कट करके दूसरे पौधे के साथ में इसको जोड़ देना, ठीक है। जैसे इसी स्पीसीज की है जिसको स्कंदन बोलेंगे, ठीक है, और इसको कलम बोलेंगे जो कटा हुआ भाग है,
ठीक है। इस कटे हुए भाग को इस दूसरे प्लांट के साथ में क्या कर दिया, जोड़ दिया और यहां से इसको बांध देते हैं। और कुछ टाइम बाद जब इसको खोल दिया जाता है, कुछ दिनों बाद, तो ये दोनों आपस में भाग जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और दोनों जो होते हैं वो यहां से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे के छोटी छोटी टहनियों को काट दिया जाता है। छोटी छोटी टहनियों में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस टहनी के अंदर ये ध्यान रखना है कि कलिका होनी बहुत जरूरी है। कलिका मतलब ये वाली, जैसे ये जो कलिका है ये होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी भाग होगा तो उसमें कलिका होगी, तो कलिका होनी बहुत जरूरी है। तो कलिका होगी तो वहां से ही क्या बनेगा, नया प्लांट बनता है, यानी नया भाग जो बनेगा वो कलिकाओं से बनता है। कटी हुई टहनियों में कक्षत कलिका, कक्षत जो साइड में लगी हुई होती है, कक्षत कलिका जो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कक्षत कलिका जो होती है नए पौधे के निर्माण को करती है। नए पौधे जो निर्माण होगा वो कहां से होता है, कक्षत कलिका से होगा। या फिर टहनी जो होती है वो उसको क्या बोला जाएगा, जो काटी हुई भाग है उसको क्या बोला जाता है, कलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कलम, ठीक है। जो कटा हुआ भाग है वो कलम है, ठीक है। और नीचे जो रहता है उसको स्कंद बोला जाता है, स्कंद बोला जाता है। तो इस कटे हुए भाग को यहाँ पे इसके साथ में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। कुछ टाइम बाद इसके जाइलम फ्लोएम दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं और जुड़ने से फिर एक नया पौधा यहाँ पे तैयार हो जाता है। कटे हुए टहनियों में मृदा का आधा रोप किया जाता है और कुछ भाग समय पश्चात, ठीक है, पौधे को विकसित किया जाता है। कलम लगाना, ठीक है, कई प्रकार के पौधों में की जा सकती है, जैसे गुलाबों में की जाती है, गुड़हल में की जाती है, अंगूर में, नींबू के अंदर, ठीक है, कलम लगाना अपने किया जाता है, ठीक है। तो कृत्रिम रूप से अपन कलम लगा सकते हैं, ठीक है, पौधों के अंदर। जैसे गुलाब है, गुलाब की एक अपने जो डाली है उसको तोड़ के उसके नीचे वाले भाग को अगर जमीन में डाल देते हैं तो वहां से भी क्या बन जाएगा, नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ये भाग जो होता है वो क्या होता है, कलम लगाना होता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, कटे हुए भाग को। यहाँ पे ये रोपण है, ठीक है, इसमें दो भाग जो हो रहे हैं, ये अलग पौधे का है, अलग पौधे का, और ये भी अलग पौधे का है, ठीक है। देखिए स्पीसीज कैसी होगी उनकी, सेम होगी, ठीक है। कलम लगाने का मतलब है कटे हुए भाग। इसको भाग को अगर मैं कहीं दूसरी जगह रोपण करता हूं, इसको रोपता हूं, ठीक है, या उगाता हूं, तो यहां से नया प्लांट क्या हो जाएगा, उग जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कलम लगाना कहा जाता है, कट करके। जैसे गुलाब में, गुलाब के देखो बीज बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हैं, गुलाब की डालियां कितनी भी तोड़ो, ठीक है, उसके नीचे मिट्टी का रोप कर दो, ठीक है, और उसको जमीन के अंदर डाल दो, ठीक है। तो डालने से वहां पे नए प्लांट बन जाएंगे, नए प्लांट क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो इसमें क्या की जाती है, छोटी छोटी कलिकाओं को या टहनियों को तोड़ा जाता है, जिसके अंदर मेन चीज क्या होनी चाहिए, कक्षत कलिका उसके अंदर होनी चाहिए। इन कक्षत कलिकाओं को क्या किया जाता है, वहां पे प्रेजेंट होती है। फिर उनको उस डाली को नीचे से मिट्टी का थोड़ा सा लेप लगा के, ठीक है, खाद वगैरह उसमें डाल के फिर उसको क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है, ठीक है। तो जिससे नया प्लांट क्या हो जाता है, बन जाता है। तो उसको बोला जाता है अपने क्या, कलम लगाना, काटना, ठीक है। और ये इसके अंदर जो डायग्राम जो है ये किसका, रोपण का, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, दो अगर द्वारा, दो को अगर जोड़ रहे हैं अपन, ठीक है, कोई अलग है और दूसरा कोई अलग भाग है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रोपण कहा जाता है। तो कट लगाना और दूसरा जो होता है वो क्या आएगा, रोपण है। फिर होता है दाब लगाना। अब दाब लगाने में क्या होगा, जैसे ये पौधा है, ठीक है, इसकी डाली को क्या करेंगे, इसकी डाली जैसी बड़ी हो जाती है इसको मोड़ के जमीन के अंदर डाल देंगे। ये जमीन के अंदर क्या कर दिया, इसको डाल दिया। फिर या कुछ टाइम बाद इसमें जो कलिकाएं जो होती है वहां से जड़ों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, जड़ों का निर्माण यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जड़ों का निर्माण आरंभ हो जाता है, जड़ों का फिर इस डाली को यहां से क्या किया जाता है, कट किया जाता है, इसको काट लेते हैं यहां से, ठीक है। तो अब अपने पास में एक से कितने प्लांट बन गए, दो प्लांट बन गए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, दाब लगाना। दाब लगाने में क्या हुआ कि जैसे ही डाली बड़ी हो जाती है तो उसमें डालियों में क्या किया जाता है, जमीन के अंदर डाल देते हैं, दाब लगा दिया जाता है, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। तो जो दबा हुआ भाग है वहां से जड़ों का निर्माण होना आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो जड़ों का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। फिर जैसे ही जड़ बन जाती है तो यहाँ से इस भाग को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो यहाँ से एक प्लांट से दो प्लांट बन गए, तो इसको बोला जाता है दाब लगाना। इस क्रिया में मात्र पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि उसका अग्रभाग वायु के संपर्क में हो। यह अग्रभाग है इसका, इसका अग्रभाग जो होता है वो वायु के संपर्क में होता है, ठीक है। और दबे हुए भाग का कुछ समय पश्चात जड़ निकलती है, और जड़ जो दबा हुआ भाग है वहां से क्या निकलेगी, जड़ों का निर्माण होगा।
और तने के भाग को मात्र जो पौधा है, ये मात्र पौधा है, जहां से जिससे बना वो मात्र पौधा होगा, उससे क्या कर दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। अब इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को जो प्रक्रिया है वो अंगूर में, स्ट्रॉबेरी के अंदर, पौधों के अंदर अपनाई जाती है। तो दाब लगाना इस अंगूर के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर अपने कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो डाली है उसको जमीन के अंदर दबा देंगे, ठीक है, और दबे हुए भाग से जब रूट का निर्माण या जड़ का निर्माण हो जाता है तब अपन क्या कर देंगे, उसको मात्र पौधे से अलग कर देंगे, ठीक है। अब अपने पास में एक पौधे के दो भाग हो गए, यानी दो पौधे हो गए अपने पास में। नेक्स्ट है वो होता है रोपण। रोपण में अभी बताया आपको, ठीक है, जो पिछली वाली जो डायग्राम था वो रोपण का था, ठीक है। कलम लगाने में क्या होता है कि कट किया और उसको डाल दिया, ठीक है, ये होता है कलम लगाना। इस विधि के अंदर पौधों के उत्तम एवं उच्च विकास किस्म विकसित की जा सकती है, ठीक है। ये जो विधि होती है क्योंकि इसमें दो अलग अलग अपने क्या करेंगे, पौधों को यूज में लिया जाता है, ठीक है। इस विधि में एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे को कलम एवं दूसरे सामान्य निम्न किस्म वाले को पौधे को स्कंद, ठीक है, माना जाता है। तो ये जो होगा वो कैसा होगा, उच्च किस्म वाला होगा, ठीक है। और ये जो स्टॉक जो होता है जिसको स्कंद बोलते हैं, ठीक है, ये कैसा होगा, निम्न किस्म वाला है। वो है जो उच्च किस्म वाला, इसको वो हमेशा कलम होगा। ये क्या होगा, सेक्शन जो है वो क्या है, कलम है, ये कलम है, ठीक है। इस कलम को इस स्कंद के साथ में, स्टॉक के साथ में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसको कट लगाया और कट लगाने के बाद में इसको इसके साथ में जोड़ दिया, फिर इसको बांध दिया जाता है आगे से, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जो अच्छी किस्म वाला है वही पौधा जो होगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो निम्न किस्म वाला है वो केवल इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। अब गुण जो आएंगे वो किसके आएंगे, इसके गुण आते हैं, गुण इसके आते हैं। जो स्टॉक के हैं वो गुण प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो भाग होगा उसके गुण क्या होंगे, प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अच्छे किस्म वाली है तो उसमें अपन ये कार्य कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कलम उच्च विकसित किस्म के पौधों में तथा स्कंद को निम्न किस्म पौधों के, इन दोनों पौधों की पट्टियों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों एक दूसरे ही पौधों की तरह रूप में विकसित हो, ठीक है। इस प्रक्रिया को रोपण कहा जाता है, ठीक है। इसमें इस प्रकार का कट लगाएंगे, जैसा कट इसमें लगा हुआ वैसा का वैसा बीच में यहाँ पे भी कट लगाएंगे ताकि ये अंदर जाके एक से फिक्स हो जाए, ठीक है। तो पता नहीं लगेगा कि ये इसका भाग है या दूसरे का भाग है। इस तरह से इसको फिट किया जाता है। लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद, ठीक है, जोड़े वाले जो स्थान है वहां से उस पट्टी को, जो पट्टी लगाते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पौधे को उनकी जड़ों में स्कंद की होगी, परंतु मुख्य जो तना आएगा, फल आएगा, इस पे फूल आएंगे, वो कौन से आएंगे, उच्च किस्म वाले आएंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रोपण क्यों किया जाता है। रोपण में उच्च जो किस्म वाले जो पौधे हैं उनको संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, या उनसे उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये विधि को इस्तेमाल किया जाता है। जो निम्न वाले जो किस्म वाले होते हैं उनको हमेशा कट करके जो उस किस्म वाले पौधे का भाग जो होता है वो इसके साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जो गुण जो आएंगे वो किसके आते हैं, उस किस्म वाले के गुण प्रदर्शित होते हैं। जो उच्च किस्म वाले जो गुण होंगे वही क्या होंगे, यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। और ये विधि जो अपनाई जाती है वो आम के अंदर है, नींबू के अंदर और सेब के अंदर ये विधि जो होती है वो अपनाई जाती है। तो वापस आपने देखो कि रोपण के और कलम में फर्क ये होता है कि कलम में केवल पट्टी को काटते और सीधा गाड़ देते, ठीक है, ये तो हो गया कलम। रोपण में क्या करते हैं कि दो भाग होते हैं, ठीक है, एक ही जाति के दो भाग होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो उच्च किस्म वाला होता है और दूसरा जो भाग होता है वो कैसा होता है, निम्न किस्म वाला होता है। तो अपने क्या किया कि जो निम्न किस्म वाला जो भाग जो था उसको कट कर लेते हैं और उस किस्म वाले भाग को उसको भी कट किया जाता है और उनके कट को कुछ इस प्रकार से काटा जाता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, यानी दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए, ठीक है। तो उनको काट के फिर उनको आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाता है, ठीक है। और जोड़ने के बाद में जो गुण प्रदर्शित होंगे वो केवल और केवल किसके होते हैं, जो उच्च किस्म वाले की जो कलम लाई है अपन ने उसके ही गुण प्रदर्शित होंगे। लेकिन जो स्कंद वाला जो है, जो निम्न जो किस्म वाला जो है उनके गुण प्रदर्शित नहीं होंगे। तो यहाँ पे अच्छे गुण लाने के लिए इस विधि को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक है कि नींबू का आकार जो है बड़ा आ रहा है और रस भी बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो उस प्लांट का क्या लेंगे अपन, कलम लेंगे, ठीक है। और दूसरा एक नींबू के प्लांट है लेकिन नींबू के आकार भी छोटा है, उसमें रस भी कम है, ठीक है, तो उसको काट के
उसमें क्या करेंगे, जो अच्छे नींबू वाले, जो बड़े वाले नींबू है, ठीक है, जिसपे आ रहे थे, उसकी डाली को क्या मानेंगे अपन, कलम मानेंगे, ठीक है। और जिसपे नींबू का आकार छोटा, रस भी कम है, उसको क्या मानेंगे अपन, स्टॉक मानेंगे। तो यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद में अब जो नींबू आएंगे वो किसके लिए आएंगे, इसके लिए आएंगे, जो इसके गुण है वो यहाँ प्रदर्शित होंगे, यानी नींबू जो आएंगे वो बड़े आएंगे। तो इस विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि जो उच्च किस्म वाले जो है गुणों वाले पौधों का विकास अपन इस विधि द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रोपण। दाब लगाना, दाब लगाने में क्या किया, डाली होगी बड़ी, उसको क्या डाल दिया अपन ने, जमीन में। जमीन में डालने से दबे हुए भाग से क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी, और उसको अपन क्या कर देंगे, कट कर लेंगे। एक होता है गुट्टी बांधना। ये दाब लगाने वाली विधि में परिवर्तित रूप है। ये दाब लगाने वाली विधि है वही है। इसमें क्या करते हैं कि जो डाली होती है उसको थोड़ा सा बीच में से थोड़ा सा छील देते हैं, ठीक है। यहां से जैसे इसको हटा दिया, इस भाग को अपन हटा देते हैं, ऊपर की तरफ कोई पट्टी बांध लेते हैं इसको चारों तरफ। ये प्लांट से जुड़ा हुआ भाग है, ठीक है। ऊपर एक मटका बांध लेते हैं, जैसे शिवलिंग के ऊपर होता है उसी तरह से, ठीक है, जो पेड़ की टहनी के ऊपर ही बांधा जाएगा। नीचे से एक छेद करके एक रस्सी के जरिए यहां से, इसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, जल होता है, ठीक है, वो बूंद बूंद करके इस भाग पे गिरता है, ठीक है। जब बूंद बूंद करके इस भाग पे गिरता है तो यहाँ वाला भाग जो होता है इसमें रूट बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर ये रूट बनना स्टार्ट हो जाती है। जब रूट बनना स्टार्ट हो जाती है तब इस भाग को काट के, ठीक है, क्या कर देंगे अपन, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो ताकि एक नया पौधा अपने पास में विकसित हो जाता है। इस विधि को क्या बोला जाता है, गुट्टी विधि कहा जाता है, ठीक है। गुट्टी बांधना, ठीक है, यानी बूंद बूंद करके पानी उसको देना, ठीक है। तो ऊपर मटके की जगह अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोतल को भी बांध सकते हैं। बोतल में बांध के थोड़ा थोड़ा पानी जो होते हैं मिट्टी भर के, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे, ठीक है। तो देते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इस भाग से क्या बन जाएगी, रूट का निर्माण या जड़ का निर्माण हो जाएगा। फिर यहां से जैसे ही रूट का निर्माण हो जाता है अपन इस भाग को कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद में इसको रोपण कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस जो होता है उससे नया प्लांट बन जाएगा। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच में चाकू द्वारा छाल को हटा दिया जाता है। पहले तो क्या करेंगे, इसको छीलेंगे, जो ऊपर वाला भाग है उसको छाल को क्या करेंगे, हटाएंगे, और हटाने के बाद में इस कटे हुए भाग पे गीली मिट्टी का लेप कर देते हैं, और मोटे कपड़े टाट द्वारा इसको बांध दिया जाता है। जो जैसे बोरी होती है, जूट होती है, उसके काट के उसको ऊपर इस क्या किया जाता है, बांधा जाता है। इसे गुट्टी कहते हैं। क्या बोला जाता है, इसको गुट्टी कहा जाता है। कुछ दिनों पश्चात जो भाग जो होता है अपस्थानिक जड़ें निकलती है। देखो अपस्थानिक जड़ें वे जड़ें होती है जो मूलांकुर से विकसित नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है, अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है, ठीक है। इसका जिक्र अपने पहली वाली क्लास में भी किया हुआ है। अपस्थानिक जड़ें वे होती है जो मूलांकुर से विकसित ना होकर किससे विकसित होती है, पौधे के किसी कायिक भाग से अगर विकसित होती है, जड़ों का निर्माण होता है, तो वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती है, ठीक है। ये जड़ें निकलती है, जड़ के पीछे से शाखा को काट कर, ठीक है, इसको अलग कर दिया जाता है। यहां से शाखाओं को क्या किया जाएगा, काट के अलग कर दिया जाएगा, और शाखा की वृद्धि करके नए पौधे बनाती है। ये जो विधि अपनाई जाती है वो लीची के अंदर, नींबू के अंदर आदि के अंदर ये विधि जो होते हैं वो अपनाई जाती है। इसके अंदर क्या करेंगे, शाखा को लेते हैं, शाखा में क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से छील देते हैं, छीलने के बाद में उसमें मिट्टी का लेप कर देते हैं, उस पर टाट या कोई कपड़ा बांध देते हैं, बांधने के बाद में उसको थोड़ा सा गीला रखते हैं, ठीक है। और गीला रखने के बाद में धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद, ठीक है, उस भाग से जड़ का निर्माण होता है, ठीक है। और जैसे ही जड़ का निर्माण हो जाता है फिर क्या किया जाता है, उस भाग को काट के फिर उसका रोपण कर देते हैं या उसको ग्रो करवा देते हैं, ठीक है, जिससे नया पौधा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये थी कायिक विधियां जिसके अंदर कलम लगाना था, दूसरा जो था वो रोपण था, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोलते हैं इसको, रोपण, रोपण के बाद में गुट्टी बांधना, तो ये विधि जो है, और दाब लगाना, ठीक है। तो ये विधि जो है अपन ने पढ़ी, ये कृत्रिम विधियां हैं, इनको अपने द्वारा की जाती है, ठीक है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। फिर है जीवों के अंदर जनन। देखो जीवों के अंदर जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन जो जीवों के अंदर होते हैं, ठीक है, उनके कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक के अंदर इसमें जो मेन जो खासियत होगी, इसमें एकल क्या होंगे, जनक होते हैं, एकल जनक है। मेन खासियत इसकी क्या है कि इसमें जनक जो होगा वो एक ही होगा,
ठीक है, नर मादा जो होती है इसमें जरूरत नहीं होती, एक ही जनक जो होता है वही संतति को उत्पन्न करता है, इसलिए ये जो रिप्रोडक्शन होता है उसको अलैंगिक बोला जाता है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, जो सेल होगी वही क्या बनाएगी, दूसरी नई सेल बनाती है, या जो जीव है वो उससे क्या बनता है, दूसरा जीव बनता है। अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न होने वाली संतान एकदम अपने जनक के समान होगी। तो सीधी सी बात है कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो किसके समान होती है, बिल्कुल उसी के समान होगी, क्योंकि इसमें ना जनक ही एक ही है और उसी से ही बन रही है, और ना इसमें कोई असूत्री विभाजन हो रहा है, क्योंकि गैमेट जो है युग्मक बन नहीं रहे और असूत्री विभाजन नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो बनने वाली जो संतति होती है वो अपने जनक के बिल्कुल कैसी होती है, एज इट इज होती है या आइडेंटिकल होती है, जिसको क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब होती है फोटोकॉपी, एज इट इज, ठीक है, क्लोन का मतलब क्या हो जाता है, फोटोकॉपी है, यानी जो बनने वाली संतति है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, एज इट इज होती है। इसलिए अलैंगिक जनन में एकल जीव की जनक ही होता है, ठीक है, इसको एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एकल जीव जनन कहा जाता है, ठीक है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। दूसरी चीज, इसके अंदर जो बनने वाली संतति है वो किसके जैसी होती है, अपने जनक के जैसी ही होती है, इसलिए इसको एकल जनक से निर्माण, इसलिए एकल जनन या एकल जीव जनन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां है, जिसके अंदर है, पहला है, ठीक है, पहला जो है वो विखंडन है, विखंडन है, ठीक है, बीजाणुजन है, मुकुलन है, ठीक है, कलिका द्वारा होता है, और दूसरा लास्ट जो है वो क्या है, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन है, पुनरुद्भवन, ठीक है, जिसको बोला जाता है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये विधियां जो होती है इसको अपन पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं, ये विधियों की ये कैसे होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कायिक जनन जो होता है वो क्या होता है। कायिक जनन को दो भागों में बांटा है अपन ने, ठीक है, एक तो होता है जो नेचुरल होता है और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है। तो नेचुरल के अंदर सीधा जो होगा वो कैसे बनेगा, कायिक भाग से, तो जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्ती द्वारा, ठीक है, इनसे अपना आप क्या होता है, नए जीव पौधे का क्या होगा, निर्माण होता है। कलम फिर होता है आर्टिफिशियल, जिसके अपने द्वारा की जाती है। तो इसमें एक तो पहला है कलम लगाना। कलम लगाने में क्या किया जाएगा, वापस बता रहा हूं आपको, कलम लगाने में किसको कट करके फिर इसको गाड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वहां से नया पौधे का भाग जो होता है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो होती है वो रोपण है। रोपण में एक जो उच्च किस्म वाले को निम्न किस्म के साथ में जोड़ा जाता है। फिर एक गुट्टी वाला है, दाब लगाना है। ये सारी जो विधियां जो है वो किस में आती है कि ये अलैंगिक जो कृत्रिम जो कायिक जनन है उनके अंदर ये आती है। फिर अपन पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ रहे हैं वो यही है कि जीवों के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, ये किसमें है, एनिमल्स में, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वो अलग अलग विधि है, द्विविखंडन होता है, ठीक है, उसके बाद में बीजाणुजन होता है, ठीक है, मुकुलन होता है, कलिका द्वारा होता है, ठीक है, और फिर है पुनरुद्भवन है। सबसे पहला है द्विविखंडन। नाम से पता लग रहा है द्विविखंडन। देखो विखंडन भी दो तरह के होते हैं, एक तो द्विविखंडन है, विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अगर कोई एक कोशिका है, ठीक है, और वो आगे चल के पहले हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी न्यूक्लियस के दो भाग हो जाएंगे, ठीक है, और यही आगे चल के क्या हो जाएंगे, दो सेल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है, द्विविखंडन कहा जाता है। द्विविखंडन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से दो बन रही है, ठीक है। तो एक जनक से अगर दो मात्र कोशिका संतति कोशिका का निर्माण होता है तो क्या बोला जाएगा, उसको द्विविखंडन बोला जाएगा या द्विविभाजन बोला जाता है। इस विधि में प्राय जनक समय जनक का में शरीर में दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बट के दो नए जीवों की या संतति जीवों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन है। ये कौन सा है, द्विविभाजन द्वारा है। प्राय ये एक कोशिकीय जीवों के अंदर होता है, जिसके अंदर अमीबा है, युगलिना है, इनके अंदर ये क्या पाया जाता है, ठीक है। एक होता है इसी के साथ में एक होता है जिसको बोलते हैं अपन मल्टीपल
फिजन, इंग्लिश में इसको फिजन बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है बहुविखंडन। बहुविखंडन, बहुविखंडन में क्या होगा कि पहले क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत सारे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियस बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। और फिर उनके ऊपर क्या आती है? झिल्ली आ जाती है, ये झिल्ली आ गई, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए इसको बहुविखंडन बोला जाएगा। आप देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारी क्या मिल रही है अपने को? सेल मिल रही है, यानी बहुत सारे क्या होगी इसके अंदर? सेल होगी, ठीक है। इसलिए इसको कौन सा विखंडन कहा जाता है? बहुविखंडन कहा जाता है। और इसका एक मेन एग्जांपल जो है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, और जिससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम में कौन सा विखंडन होता है? तो बहुविखंडन होता है, ठीक है। तो विखंडन के दो भाग है, ठीक है। विखंडन को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है द्विविखंडन और दूसरा जो है वो बहुविखंडन, ठीक है। द्विविखंडन, जैसे द्विविखंडन में आप अमीबा का देख रहे हो तो एक से दो भाग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे दो भाग हुए, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि जो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ मतलब ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर बट जाता है, ठीक है। जो एक सेल के या एक घेरे के अंदर ये क्या होती है? बंद होती है, ठीक है। उस घेरे के अंदर जब बंद होती है ये, तो ये इसको प्रोटेक्ट करती है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, फट जाती है, और इसके ये सारी सेल जो होती है वो बाहर निकल जाती है, और प्रत्येक सेल से नया प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुविखंडन है। और प्लाज्मोडियम क्या काम करता है? तो ये मलेरिया को फैलाता है। मलेरिया होने का जो कारण है वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया को फैलाने वाला क्या एक प्रोटोजोआ है या एक जीव है। दूसरा होता है बीजाणुजन, ठीक है। इस विधि द्वारा क्या होता है? जीवों के अंदर कोशिका के बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति या आवरण युक्त संरचना पाई जाती है जिसको बीजाणु कहते हैं, ठीक है। ये बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिकाओं या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैल गए होते हैं, ठीक है। और इसके निर्माण करते हैं जिससे बीजाणुजन कहते हैं, या इसको एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, शैवाल है, और पेनिसिलियम है, कवक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर देखो एक और होता है जिसके अंदर राइजोपस का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होती है? बीजाणुधानी बनती है। क्या बनती है? बीजाणुधानी। जो बीजाणुधानी होती है वो यहाँ पे बनती है, बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी को जो थैलेनुमा संरचना है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी में बहुत सारे जो छोटे छोटे जो है उनको बोलेंगे अपन क्या? बीजाणु। ये बीजाणु, ठीक है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, जब ये बीजाणुधानी फट जाएगी, और बीजाणुधानी के फटने के कारण सारे बीजाणु क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने पे क्या करते हैं? नए राइजोपस का निर्माण या नई जाति का निर्माण करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो राइजोपस है, राइजोपस, ठीक है। तो कवकों के अंदर बीजाणु द्वारा क्या होता है? जनन होता है, ठीक है। यानी अलैंगिक जनन में भी कौन सा? बीजाणु द्वारा होता है, जिसमें बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बनते हैं। और जब भी ये बीजाणुधानी जो होती है फट जाती है, ठीक है, और यहाँ से क्या बनती है? नए बीज, जो प्रत्येक बीजाणु जो होता है वो क्या बनता है? नया जीव बनाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर देखने जाए तो क्या बनती है? पहली बीजाणुधानी होती है, धानी। बीजाणुधानी में क्या बनते हैं? बीजाणु। बीजाणु जब बाहर निकलते हैं, तो प्रत्येक बीजाणु नए जीव को उत्पन्न करता है, नए जीव को बनाता है, ठीक है। तो प्रत्येक बीजाणु क्या बनाएगा? नए जीव को बनाएगा। नेक्स्ट जो है वो मुकुलन। मुकुलन के अंदर क्या होता है कि आप देखोगे कि मुकुलन के अंदर एक गांठ बनती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, इसको मान लेते हैं अपन, ये क्या है? ईस्ट है। इसके अंदर क्या होगा? ये यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय जो है कवक है। इसके अंदर थोड़ा सा बाहर की तरफ एक उबार उत्पन्न होता है, ये गांठ हो गई, ठीक है, ये गांठ हो गई। फिर कुछ टाइम बाद गांठ जो होती है वो बड़ी होती है, और उसमें क्या हो जाता है? न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, इसमें चला जाता है, ठीक है। इसी को जब गांठ बनती है उसको बोला जाता है मुकुल। क्या बोला जाता है? मुकुल बोला जाता है, या बड़ बोला जाता है।
फिर धीरे धीरे मुकुल जो होता है ये परिपक्व हो गया। जब ये परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद में ये अपने मात्रा से, जो मात्रा कोशिका है उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये बन गया आपका नया ईस्ट। क्या बन गया, ये नया ईस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये नया ईस्ट जो है वो आपके बन जाता है, नया ईस्ट। ठीक, नया ईस्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है, मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है कि शरीर पे गांठ हो जाती है, गांठ जैसी संरचना बन जाती है, जिसको मुकुल कहा जाता है। मुकुल धीरे 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 ग्रोथ करता है, ठीक है, वृद्धि करता है, विकास होता है उसके अंदर। और मुकुल जब परिपक्व हो जाता है तब अपने जनक से वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। जनक से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होकर एक नई संतति का निर्माण करता है। ठीक है, तो मुकुल एक सिंपल है, इसके अंदर मुकुल का मतलब ये, क्योंकि ये डिवीजन मुकुल के कारण हो रहा है इसलिए इसको मुकुलन कहा जाता है, बर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी मुकुल को क्या बोला जाएगा, बर्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बर्ड्स बोला जाएगा, ये बर्ड्स है। ठीक है, तो बर्ड्स का निर्माण होता है, बर्ड्स जो होता है वो ग्रो करता है, ग्रो होने के बाद में वो मैच्योर होता है, मैच्योर यानी परिपक्व होगा, परिपक्व होने के बाद में डिटेच फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट से क्या हो जाएगा, डिटेच यानी अलग हो जाता है। ठीक है, अलग होके नई क्या बनाता है, संतति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के विभाजन में ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट कोशिकाओं में बाह्य भाग में जनन के समय कुछ सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिनको मुकुल कहा जाता है। गोलाकार संरचनाएं, ठीक है, जिनको क्या बोला जाएगा, मुकुल बोला जाएगा। यही मुकुल जो है ईस्ट के अलग अलग अनुकूलन के समय, ठीक है, एक नए ईस्ट में बदल जाता है। यही मुकुल जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और ग्रो करके जैसे ही अनुकूल परिस्थितियों में आएगी, ठीक है, ये इससे अलग होकर एक नया ईस्ट बना देगा। ठीक है, तो द्विविखंडन में दो जो होता है वो जन्म होता है, एक से दो बन रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वो टूट रहा है। ठीक है, बीजाणु जन्म में क्या होता है, बहुत सारी बीजाणु बनते हैं एक थैले के अंदर, जो वापस बाहर निकल के क्या हो जाते हैं, नए संतति का निर्माण करते हैं। एक प्रत्येक बीजाणु से क्या बनते हैं, नई संतति का निर्माण होता है। मुकुलन में भी यही है कि गांठ बनती है, और गांठ जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद में उस गांठ से क्या हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण, सॉरी, उस गांठ से क्या नए ईस्ट का निर्माण हो जाता है। हाइड्रा के अंदर भी क्या होता है, मुकुलन द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो हाइड्रा के अंदर भी क्या होगा, मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये था द्विविखंडन, बीजाणुजन और मुकुलन। नेक्स्ट जो है वो है कलिका, गेम्यूल्स। गेम्यूल्स पौधे की पत्ती या तने के अग्रभाग में बहुकोशिकीय हरे रंग के गोलाकार संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहुकोशिकीय हरे गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, कलिका। क्या बोला जाएगा, कलिका। कलिका मात्र पौधे से अलग होकर, वो गांठ जो होती है वो अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधे का निर्माण करती है। और ये जो होता है वो किसमें होता है, फून एरिया के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, फून एरिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये एग्जांपल होता है, जिनके अंदर क्या होगा, पौधे के भाग जो हो गया वो आगे पत्तियों के या तने के आगे भाग पे कैसा हो जाएगा, एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, जो अलग होने के बाद में फिर क्या बनती है, जिसे कलिका बोलती है। क्या बोला जाता है, कलिका बोला जाता है, और इस कलिका से नए पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है वो है खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब होता है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, खंडी भवन में क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में ये होता है, जनक में जंतु के शरीर के दो या अधिक खंडों में स्वतः ही टूट जाता है। क्या हो जाएगा, वो खुद ही टूट जाता है, और प्रत्येक खंड अनुकूल समय आने पर नए पौधे का निर्माण या नए जीव को बदल देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे खंड होता है, ठीक है, जैसे आप देखोगे कि कुछ खंड होंगे, ये जैसे पहला, ये दूसरा, अब यहां से ये टूट गया। ठीक है, यहां से ये कट हो गया, कट होने के बाद में आप देखोगे तो ऊपर वाला भाग जो होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाला भाग जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक से कितने बन गए, दो जीव का निर्माण हो जाता है। और ये होता है किसके अंदर, एक तो स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा, ठीक है, जो शैवाल होती है, और दूसरा होता है यूलोथ्रिक्स। शैवाल के अंदर कौन सा होता है, खंडी भवन होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, स्वतः ही टुकड़े हो जाते हैं उसके, और टुकड़े होने के बाद में वो क्या बनते हैं, नए जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो रीजनरेशन।
रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुत्भवन। पुनरुत्भवन का मतलब यह है कि खोए हुए भाग जो होता है अगर उसके स्थान पे वापस आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, रीजनरेशन। कई सारे जीव ऐसे हैं जिनमें रीजनरेशन की अपार क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो अपने अंदर भी रीजनरेशन होता है लेकिन अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं है। जैसे घाव का बढ़ना एक रीजनरेशन है कि घाव जो होता है वो गोज गया और घाव में कुछ दिनों बाद जब घाव भर जाता है तो अपने अंदर, लेकिन अगर हाथ कट गया तो हाथ वापस आने वाला नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अपने अंदर इतनी रीजनरेशन नहीं है। जैसे छिपकली की पूंछ है, तो छिपकली की पूंछ अगर जब टूट जाती है, छिपकली की पूंछ अगर टूट जाती है तो वो क्या हो जाएगी, उसके स्थान पे वापस दूसरी आ जाएगी, ठीक है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगी, वापस दूसरी आ जाती है। तो उसके अंदर भी रीजनरेशन, लेकिन छिपकली को अगर दो भाग में काट कर ले, ठीक है, तो वो वापस नहीं बन सकती, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि रीजनरेशन में कुछ सभी में होती है लेकिन इनमें क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, किसी में ज्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है, ठीक है। तो कुछ जीवों के अंदर पुनरुत्भवन की असीम क्षमता होती है। असीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। यदि उन जीवों को, शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, अगर कई टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जो होगा वो क्या करेगा, जिसमें केंद्रक होना अवश्य है, केंद्रक का अंश होना बहुत जरूरी है, ठीक है, केंद्रक होना बहुत जरूरी होता है। तो वो टुकड़ा जो होगा पुनः विभाजित होकर क्या बना देगा, शरीर का नया निर्माण कर सकता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया में पुनरुत्भवन को कहा जाता है, ठीक है। यानी टुकड़े कर दिए, उसमें अगर न्यूक्लियस है, केंद्रक का अंश है, तो वो क्या हो सकता है, नए शरीर का निर्माण कर सकता है, ठीक है। और ये किसमें होता है, प्लेन एरिया के अंदर, स्पंज के अंदर और हाइड्रा के अंदर, अमीबा के अंदर भी होता है, ठीक है। तो अमीबा के अंदर भी अगर करें तो अमीबा, प्लेन एरिया, स्पंज और हाइड्रा, इनके अंदर ये क्या पाया जाता है, इसके अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे सपोज मान लो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इस प्लेन एरिया को अगर बीच में से यहां से कट कर लिया जाए तो अपने पास में दो भाग आ जाएंगे। मैंने दो ही कर रहा हूं, इसके कितने भी भाग करोगे तो उतने से वापस ये नया बन जाएगा। तो ये पहला भाग हो गया, ठीक है। फिर इसके नीचे वाला भाग जो है वो कुछ ये वाला भाग है। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद इसके नीचे वाला भाग ऑटोमेटिकली नए वाला ये बन गया और इसके जो होगा वो ऊपर वाला भाग बन जाएगा, ये ऊपर वाला भाग यहाँ पे बन गया और इसमें नीचे वाला भाग यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपना पुनरुत्भवन। ये किसका एग्जांपल है, प्लेन एरिया का एग्जांपल है। किसका है, प्लेन एरिया का एग्जांपल। इसको दो भागों में कट किया, तीन भागों में कट करेंगे तो तीन जीव बन जाएंगे, यानी जितने भागों में कट करते हैं तो उतने भाग में बन जाता है, ठीक है। स्टार फिश में भी पाई जाती है, ठीक है, ये क्षमता। उसकी आर्म्स अगर कट हो जाती है तो वापस दूसरी नहीं आ जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी लॉस्ट ऑफ पार्ट अगर वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पुनरुत्भवन कहा जाता है। अब है अलैंगिक जनन के लाभ क्या है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के लाभ ये है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक या आकार विपरीत जनक के बिल्कुल समान होती है, ठीक है। यानी जनक के समान जो होगी वो यहाँ पे मिलेगी, यानी वो बिल्कुल उसके जैसी ही बनती है, ठीक है, नई कोई नहीं बनती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कोई नहीं कि कोई परिवर्तन आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अपन क्या कर रहे हैं कि वो इसी जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो यू का यू जा रहा है, ठीक है। समसूत्री विभाजन हो सकता है, असूत्री विभाजन नहीं होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो बनने वाली जो संतति है वो अपने मात्र के समान ही होती है, यानी जिससे वो बनी है उसके जैसी ही होगी। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान गुणसूत्रों की संख्या जनक के गुणसूत्रों के समान ही होगी, ठीक है। जैसे सपोज मान लो एक सेल है जिसमें के अंदर 2n है और उससे जो बनेगी दो, तो उसके अंदर भी कितनी रहेगी, 2n रहेगी, यानी उसके समान होती है, उसमें कोई अलग नहीं होगा। इसमें जनन के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, ये इंपॉर्टेंट। इसमें केवल एक ही जीव, क्योंकि अलैंगिक जनन हमेशा एक जीव, एक ही पेरेंट्स होता है उसमें, ठीक है। इसमें युग्मक जनन, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो इसमें युग्मक बनते, ठीक है, युग्मक नहीं बनते, निषेचन भी नहीं होता, ठीक है, युग्मक भी नहीं बनेंगे और निषेचन की इसके अंदर नहीं होता। तो ये इसके लाभ है कि बिना निषेचन, बिना युग्मक के अपन अलैंगिक जनन से क्या कर सकते हैं, नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, नए जीव को निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन से हानियां क्या है, पहली चीज नई जातियां कोई नहीं बनेगी। तो नई जाति, पहली चीज यही है कि नई जातियों का विकास नहीं होगा, यानी कोई नई जाति इसमें वर्ल्ड में नहीं बनने वाली। दूसरा, इसमें असूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें असूत्री विभाजन होता ही नहीं है, ठीक है। उत्पन्न होने वाली संतान में किसी भी प्रकार के गुणों का कोई विकास नहीं होता, वो के वो गुण ही क्या होते हैं, आगे चलते रहते हैं, ठीक है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्बल होती है, कैसी होती है, दुर्बल होती है, यानी कोई नया एडेप्टेशन नहीं होता, ठीक है।
नया एडेप्टेशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का नियम, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी ये हानियां है कि परिवर्तन नहीं होगा तो नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, या नए जीवों में कुछ जो कैरेक्टर होंगे वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये होता है इसके लाभ और हानियां। नेक्स्ट जो है वो है लैंगिक जनन है या लिंगिक जनन है। ठीक है, या लिंगी जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते ही आपको ध्यान रखना है कि एक मेल होगा और दूसरा इसमें क्या होगा, फीमेल होगी। एक नर होगा और दूसरी इसके अंदर क्या होगी, मादा होगी। यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता इस जनन के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों की, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, यानी दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको कौन सा जो जनन कहा जाएगा, लैंगिक जनन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर लैंगिक जनन में अंगों में, जैसे नर के अंदर आप देखोगे अपनी बात करें तो वर्षण होते हैं। ठीक है, और मादा के अंदर क्या होता है, अंडा से होता है, जिनको अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वर्षण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा और अंडाणु के जो अंडा से है उसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वर्षण के अंदर जो नर युग्मक बनेंगे वो क्या होंगे, शुक्राणु होंगे, और मादा के अंदर जो बनेंगे वो क्या होंगे, अंडाणु होंगे। ठीक है, तो शुक्राणु अंडाणु जब आपस में जब जुड़ेंगे तब क्या बनेगा, नई संतति का निर्माण होगा। एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया प्राय जो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, जो निम्न प्रकार के जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। ठीक है, जो उच्च जो होते हैं उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो चीजों की या दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर होगा एक मादा होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लैंगिक अंग भी पाए जाते हैं। ठीक है, लैंगिक अंग नर के अंदर वर्षण और मादा के अंदर अंडा से पाए जाते हैं। लैंगिक जनन में इनकी होने वाली घटनाओं को अपन तीन भाग में बांटते हैं। पहला मेन चीज जो होती है वो होता है निषेचन। ठीक है, तो निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़ना। तो अच्छा, उससे पहले कौन सी घटना होगी, तो उसको बोला जाएगा कि निषेचन के पूर्व होने वाली घटना, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे प्री वेडिंग होती है उसी तरह से निषेचन से पहले जो घटनाएं होगी वो क्या कहलाएगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएगी। ठीक है, उसी बाद में फिर क्या होगा, उसका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा। ठीक है, निषेचन के बाद में फिर होने वाली घटनाओं को क्या बोलेंगे अपन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। यानी बाद वाली घटना, निषेचन के पहले वाली घटना और निषेचन के बाद वाली घटना। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन निषेचन के पूर्व वाली घटना। तो पूर्व में क्या होगा, सीधी सी बात है, पूर्व में क्या बनेंगे, पहले युग्मक बनाने होते हैं, यानी नर से नर युग्मक बनेंगे, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन में नर एवं मादा से क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक है, और युग्मक कैसे बनेंगे, तो युग्मक जैसे नर है, तो मैंने आपको बताया था कि नर के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होता है। ठीक है, देखो नर है, नर के अंदर जो सेल होती है वो होती है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और मादा के अंदर जो सेल होती है उसको बोला जाता है उगोनिया। उगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है 2n होती है। कौन सी होती है, 2n होती है। ये जो होती है ये भी कैसी होती है, 2n होती है। दोनों कैसी है, 2n है। ठीक है, ये कैसी है, द्विगुणित है, द्विगुणित होती है। ये कैसी होती है, अगुणित होती है। कैसी है, ये अगुणित है। ठीक है, अगुणित है या डिप्लॉइड है या एप्लॉइड है। यहां से जब स्पर्म बनते हैं, ठीक है, तो स्पर्म जैसे ये सेल है 2n है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, सेम इसके अंदर जो 2n वाली कोशिका जो है उसके अंदर भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा इसके, अर्धसूत्री। वो भी कौन सा होगा, फर्स्ट। कौन सा होगा, फर्स्ट। फर्स्ट होने के बाद में यहाँ पे बनेगी 2 सेल जो कैसी होगी, n होगी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगी, जो सेल बनेगी वो कैसी हो जाएगी, आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो डिवीजन होता है वो होता है यहाँ पे। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे अर्धसूत्री सेकेंड। ठीक है, और सेकेंड में जो सेल बनती है वो होती है n। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो टाइप जो होता है वो कैसा होता है, समसूत्री टाइप होती है। ये मैंने आपको उसमें उस समय मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो सेकेंड वाला जो समसूत्री विभाजन होता है वो जो होता है वो कौन से टाइप का होता है, वो समसूत्री प्रकार का होता है। क्योंकि यहाँ पे अब इससे बनेंगे क्या, स्पर्म।
ये बन गए स्पर्म। अब स्पर्म में जितनी भी सेल हो गए उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, आधी है। ठीक है, अब देखते हैं अपन मादा के अंदर। मादा के अंदर क्या होता है, कुछ अलग होता है। मादा के अंदर एक सेल जो बनती है वो बिल्कुल छोटी बनती है, जिनको पोलर सेल कहा जाता है। ठीक है, और फिर यहां पे चलती है दो। ठीक है, इसमें भी वापस एक छोटी सी बनती है और एक बनती है एन। ठीक है, और ये वापस विभाजित करके ये भी छोटी छोटी दो सेल बनाती है। तो टोटल 3 पोलर सेल का निर्माण होता है, और एक जो होता है वो एक्स सेल यानी ओवम का निर्माण होगा। ये कहलाता है अपने पास में ओवम या अंडाणु। ठीक है, तो नर के अंदर जब शुक्राणु बनते हैं वो 4 बनते हैं। मादा के अंदर जब समसूत्री विभाजन पूरा होता है तो 1 बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अंतर यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि जब असूत्री पूरा होता है तो 4 बनती है, इसके अंदर ये तीनों जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, दो तीनों डीजनरेट हो जाएगी, डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, यानी ये खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है, ये तीनों खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। फिर अब जो होता है ये सारे जो प्रोसेस होता है ये किसमें आता है, प्री फर्टिलाइजेशन में आता है, यानी निषेचन पूर्व की घटना ही है। ठीक है, तो निषेचन पूर्व की घटना में ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये अंडाणु बन गया। अब इनका क्या होगा, निषेचन होगा। अब देखो निषेचन में क्या होगा कि जैसे ये स्पर्म आया, तो स्पर्म में एक तो आएगा नहीं, ये अंडाणु आया। ठीक है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इन दोनों का न्यूक्लियस जब आपस में क्या होगा, मिलेगा, तब ये अंडाणु, इसका न्यूक्लियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये अंदर आ गया। ठीक है, और रेड वाला जो था वो अंदर ही है, इनका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो बाहर वाला जो है ये अपना, ये इसने अपने न्यूक्लियस को यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इससे ये अंदर चला गया। ठीक है, अब देखो दोनों का निषेचन जब होता है इसको बोलते हैं साइनगेमी, सिनेगेमी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो संरचना बनती है, अब ये जो संरचना बनी है, ठीक है, जिसके अंदर नर वाला और जो मादा वाला दोनों न्यूक्लियस है वो आपस में क्या हो गए, संयोजन हो जाएगा। इसी को ही बोला जाता है क्या, जाइगोट। क्या बोला जाता है, जाइगोट, या बोला जाता है युग्मनज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, इसको युग्मनज कहा जाएगा। चलो कोई नहीं, इसको बोला जाता है युग्मनज। ठीक है, जो कैसा हो गया, 2n हो गया। देखो ये n था, ये भी n था, n प्लस n जो बनने वाला होगा वो कैसा होगा, 2n। तो वापस देखो संतति जो निर्माण होगा वो कैसी हो जाएगी, वापस डिप्लॉयड हो जाएगी, यानी द्विगुणित हो जाती है। क्योंकि अगर ये सपोज मान लो नहीं हुआ होता तो 2n और 2n दोनों मिलते और क्या बनता, 4n, जो पॉसिबल नहीं है। 4n वाली संतान जो होती है वो वैसे भी जीवित रहेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे असूत्री विभाजन होना यही जरूरी है कि संतति के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या वो मेंटेन करने का या बैलेंस करने का काम जो होता है वो असूत्री विभाजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निषेचन हो गया। फिर ये वही जाइगोट जो होगा वो आगे चल के वापस क्या बनता है, ये जाइगोट जो होगा उसमें क्या होगा, पहला प्रोसेस होता है वो होता है विदलन। क्या होता है, विदलन होता है। विदलन एक विभाजन है जिससे बहुत सारी सेल बन जाती है, ये होता रहेगा। जब इसमें 8 से 16 सेल बन जाती है या कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है, तब इसको मोरुला कहा जाता है। तब इसको क्या जाता है, मोरुला। क्या कहा जाता है, मोरुला कहा जाता है। ठीक है, और ये मोरुला धीरे धीरे और वृद्धि करता है और इसकी सेल को ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। इसके सेल को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। फिर धीरे धीरे यहां से ठीक है, ये इनर सेल मास होती है। ठीक है, यहां पे जो ये गुहा बनती है इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, ये गुहा जो होती है वो ब्लास्टुला बन जाएगी। ठीक है, फिर आगे चल के एक अवस्था आती है जिसके अंदर क्या बन जाती है, ये जो सेल तो होती है इसको बोला जाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास, ठीक है, धीरे धीरे ये इनर सेल मास जो होती है वो लेयर में बढ़ जाती है। 3 तरह की लेयर बनती है जिनको बोलेंगे अपन जर्मिनल लेयर।
ठीक है, या भ्रूणीय स्तर, भ्रूणीय स्तर, ठीक है, ये तीन होते हैं। और ये तीनों स्तर जो होते हैं यही आगे चल के क्या बनाते हैं, अंगों का, ठीक है, निर्माण करते हैं। यही क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस अवस्था को बोला जाता है गैस्ट्रुला, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, गैस्ट्रुला, ठीक है, क्या बोला जाएगा, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला से फिर अंगों का निर्माण हो जाता है, तो फिर क्या बोल जाता है, नई संतति का निर्माण हो जाता है, जिसको बोला जाता है भ्रूण या फॉइटस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये फॉइटस जो होता है, जब इसमें अंग वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाता है तब इसको फॉइटस बोला जाता है। और फॉइटस जो होता है वही आगे चल के क्या बनाता है, चाइल्ड, जब बच्चे का निर्माण करता है, ठीक है। तो चाइल्ड का निर्माण इस प्रकार होता है। तो पहले देखो, ये तो है निषेचन के पूर्व की घटना। तो ये पूर्व की घटना में युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है। और नर युग्मक 4 बनते हैं, मादा युग्मक 1 ही बनता है, 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, 1 ही रहता है, ठीक है। फिर ये दोनों का क्या होगा, ये निषेचन हो गया, तो ये वाली घटना जो होती है वो निषेचन में आती है, ठीक है। निषेचन के बाद वाली घटना जो है उसमें क्या होगा, विदलन होगा, ये जाइगोट बना। तो देखो अपनी शुरुआत जो होती है वो एक सेल से हो रही है, अपनी शुरुआत जो हो रही है वो कहां से हो रही है, एक सेल से हो रही है, ठीक है। 2n से एक सेल विदलन हुआ, विदलन से बनी जिसमें 8 से 16 कोशिका होती है, तो बोलते हैं मोरुला, ठीक है। मोरुला से बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के अंदर इसमें क्या होता है, गुहा बनती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। और फिर आगे चल के ये जो ब्लास्ट जो इनर सेल मास वाली जो सेल होती है ये क्या बना देती है, धीरे धीरे भ्रूणीय स्तरों का निर्माण करती है। और ये भ्रूणीय स्तर जो होता है जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है, ठीक है। ये भ्रूणीय स्तर जो होता है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। इसमें 3 स्तर होते हैं, भ्रूणीय स्तर, ठीक है। एक तो होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये देखो 8 वगैरह मेसोडर्म से बने थे, और एंडोडर्म। ये 3 लेयर होती है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तीनों लेयर ही क्या बनती है, जो अंगों का निर्माण जो होता है इन 3 लेयरों का प्री प्लान होता है। कौन सा लेयर कौन सा अंग बनाएगी हमेशा निश्चित होता है, ठीक है। तो वही ये तीनों लेयर से अंगों का निर्माण हो जाएगा। अंग जब दिखना स्टार्ट होते हैं तब इसको फॉइटस कहा जाता है, और फॉइटस धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाता है, ये चाइल्ड में बदल जाता है। इस पूरे टाइम में यहां से लगाकर पूरे टाइम में 9 मंथ का टाइम लगता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो ये होता है निषेचन के बाद वाली घटना। तो अपन पढ़ रहे थे, सबसे पहला है युग्मक का जन्म। इस प्रक्रिया में, जनन प्रक्रिया में नर जन्नांग से नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। और मादा जन्नांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जैसे नर से नर जन्नांग का युग्मक, नर युग्मक बने और मादा युग्मक बने। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, ये ध्यान रखना, एन होते हैं। कैसा होता है, अगुणित होते हैं, एन होते हैं। और इसका निर्माण जनन कोशिका द्वारा होता है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया, oogonia जो जनन कोशिका है, ठीक है। जनन कोशिका कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा जो है फीमेल के अंदर, ये तो हो गया मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर कौन सा है, oogonia, oogonia। ये किसके अंदर है, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये जनन कोशिका है जो क्या बनाती है, और इसके अंदर कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन, तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, इसलिए वो हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक प्राय जनन कोशिकाओं से ही होते हैं जिनका संयोजन युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट, और जाइगोट हमेशा कैसा होता है, 2n होता है, क्योंकि n और n दोनों मिल जाएंगे, जब मेल और फीमेल के दोनों युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, 2n बनेगा, जाइगोट युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। युग्मक का स्थानांतर, अब युग्मक ट्रांसफर कैसे होंगे, तो युग्मक निर्माण के पश्चात नर के युग्मक मादा युग्मक के एक दूसरे के समीप जाते हैं, और युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। एक दूसरे के समीप जाना, पास में जाना, उसको बोलेंगे अपन युग्मक का स्थानांतरण। ये युग्मक स्थानांतरण हो गए जंतुओं एवं पौधों से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जंतुओं द्वारा युग्मक का स्थानांतर प्राय जनन मार्ग से, योनि के भाग से होता है। किसी में जल के द्वारा हो सकते हैं, वायु के द्वारा हो सकते हैं, प्लांटों के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब नलिका के रास्ते में मादा युग्मक के पास में, ठीक है, स्थानांतरित हो जाते हैं। वैजाइना योनि में जाते हैं, योनि से फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस से होते हुए कहा जाएंगे, या गर्भाशय से होते हुए कहा जाता है ये फैलोपियन ट्यूब में, या अंडवाहिनी के अंदर ये चले जाते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का मतलब क्या है, अंडवाहिनी ही है, अंडवाहिनी में चले जाते हैं। अंडवाहिनी में जाके वहां पर क्या करते हैं, ये निषेचन की क्रिया करते हैं, ठीक है। जबकि पौधों के अंदर ये क्रिया किसके द्वारा, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, ठीक है,
और जल के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, जलीय पौधे होते हैं तो उसमें कैसा होगा, जल के द्वारा भी क्या होगी, संपन्न होती है। तो युग्मक का पहले युग्मक का निर्माण हो गया, फिर युग्मक का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। फिर है निषेचन। निषेचन में क्या हो रहा है, निषेचन में वही है कि नर युग्मक जो है वो आए, ठीक है, तो एन आया नर युग्मक, ठीक है, प्लस मादा युग्मक, ठीक है, जो मादा युग्मक है मेल और ये हो गया फीमेल, दोनों आपस में जुड़ के क्या बन जाता है, 2n, जिसको बोला जाता है क्या, जाइगोट बोला जाता है। और यही जाइगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है और द्विगुणित होकर वो क्या करता है, नए संतति का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक है, युग्मक क्या होते हैं, संलयन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में निषेचन कहते हैं। और इसके सिनगेमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, न्यूक्लियस का मिलना, इसको बोला जाता है सिनगेमी कहा जाता है। ठीक है, सिनगेमी का मतलब क्या है कि युग्मक का निर्माण जो है संयोजन, केंद्रक का संयोजन होता है। इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस है जिसमें केंद्रकों का संयोजन, संयोजन। नेक्स्ट है निषेचन के बाद होने वाली घटना। अब देखो निषेचन के बाद वाली घटना मैंने आपको बताया कि निषेचन के बाद में होने वाली घटना समस्त निषेचन के पश्चात घटना कहलाती है, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन के बाद में किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब युग्मनज जो होता है वो वृद्धि करता है और किसमें बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। तो युग्मनज किसमें बदल जाता है, भ्रूण में। यानी जब एक से ज्यादा जब कोशिकाएं बन जाती है तब उसको क्या बोला जाता है, भ्रूण कहा जाता है या एम्ब्रियो कहा जाएगा। ठीक है, भ्रूण के विकसित होने पर नए जीव का निर्माण होता है। तो ये नर युग्मक आया, ये मादा युग्मक आया, इनका निषेचन हुआ तो क्या बना, युग्मनज, ये 2n है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, भ्रूण का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी कोशिका, बहुत कोशिकाएं होती है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है तब इसको क्या बोला जाता है, भ्रूण का कहते हैं। ठीक है, और भ्रूण जो होता है वो नए जीव का निर्माण करता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, भ्रूणोद्भवन, भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो निषेचन के बाद युग्मनज में 2n एम्ब्रियो का भ्रूण का विकास होता है, जिसको भ्रूणोद्भवन या भ्रूणोद्भवन भी कहा जाता है या डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो भी कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में या इस क्रिया में युग्मनज बार बार में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। पहले तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा। तो इसमें देखो असूत्री विभाजन केवल युग्मक के निर्माण में ही हुआ, उसके बाद में नहीं हुआ। ठीक है, यानी युग्मक जो युग्मनज बनता है या जाइगोट बनता है उसके अंदर हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन करके कई कोशिकाएं बनती है, फिर यही कोशिका उत्तक बनाती है। क्या बनाया उसने, उत्तक बनाए, फिर उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, वो अंग बनाते हैं, और अंग मिलके फिर क्या बनाते हैं, ये तंत्र का निर्माण करते हैं, और इसी अंग तंत्र से नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही फिर ये जो भ्रूण का निर्माण में फिर मोरुला आता है, फिर ब्लास्टुला आता है, फिर गैस्ट्रुला आता है। ठीक है, गैस्ट्रुला में 3 लेयर बन जाती है, फिर वो धीरे धीरे लेयर की कोशिकाएं जो होती है उनमें वापस समसूत्री विभाजन के द्वारा अंगों का निर्माण होता है, सॉरी उत्तकों का निर्माण होगा। उत्तकों जो बन के वो क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। ठीक है, जैसे लंग्स बनेगा, किडनी बनेगी, ठीक है, हार्ट बनेगा, ये सारी चीजें बनती रहती है। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर अंत में उन अंगों को मिला के फिर तंत्र का निर्माण होगा, और तंत्र मिलके फिर शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये था निषेचन के पूर्व, निषेचन के बाद और निषेचन के होने वाली घटना जो अनलैंगिक में होती है, सॉरी लैंगिक जनन के अंदर ये होती है। ठीक है, तो ये अपन ने आज पढ़ी है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।